नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल और एप्लीकेशन विजल विद पंकज सिंह पर। साथियों, आज प्रैक्टिस सेट के साथ, जी हाँ, यद्यपि ये आया हुआ है 2018 में, लेकिन इसके बहाने, इसके माध्यम से बहुत सारे प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। साथियों, राजस्थान पीटीआई के फर्स्ट पेपर में 30-35 क्वेश्चन मात्र राजस्थान से होते हैं मैक्सिमम। उसके बाद हमारा जनरल जीएस होता है, जिसमें कि अगर आप 3 साल का अगर पेपर हल करेंगे, 11 का, 13 का, 18 का, तो एक चीज़ कॉमन मिलेगा कि सबसे ज़्यादा जीके में पॉलिटी से पूछता है सवाल। पॉलिटी से, इंडियन पॉलिटी से, भारतीय राज्य व्यवस्था से, ठीक है, संविधान से। तीनों साल का अगर देखिए तो अच्छा खासा ठीक ठाक। तो जिस टाइप के सवाल आए हुए हैं उसमें से मैं कुछ छांट कर आपको करा दूंगा। ये 3 साल का तो पूरा हो जाएगा। जिस टाइप का सवाल आया है, जहां जहां से सवाल बनता है, प्लस आपके मन में ये वहम भी बैठा हुआ है, जैसे मेरा क्लास थोड़ा बड़ा बड़ा हो जा रहा है कि सर अभी जो पढ़ा रहे हैं उसमें से तो बहुत ज़्यादा फंस नहीं रहा है, ये वो। तो ये सोचिए कि अभी हमारे स्ट्रक्चर चल रहा है। वो संविधान एक दिन में नहीं बना था साथियों। संविधान मिस्टर अंबेडकर ने सिर्फ ड्राफ्ट बनाया था, उसका भूमिका बनाया था, लेकिन संविधान बना 2 साल 11 महीने 18 दिन में, और सैकड़ों लोगों ने मिल करके बनाया। ठीक, लास्ट में साइन करने वाले 284 लोग थे। सोचिए, 3 साल लगभग झाँव झाँव, हैं काय पाए पाए सब चलता रहता था, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। उसके बाद संविधान बना। तो उसी प्रकार से आपको राजस्थान में गुजरने के लिए पहले हमको ज्योग्राफी और हिस्ट्री को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, थोड़े बड़े लेवल में। इसलिए आपका थोड़ा भ्रम दूर करने के लिए आज कुछ क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए कितना इजीली होता है और इसके माध्यम से कई और सवाल को आप हल करने की क्षमता रखते हैं। ठीक, पहला सवाल देखिए। पहला सवाल, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील क्रेटर झील का उदाहरण है? साथियों, झील हम लोग राजस्थान का जब पढ़ते हैं तुमको मालूम है 2 प्रकार की झील है। राजस्थान के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में भी देखेंगे तो सबसे बड़ी झील आपका जयसमंद झील, मीठे पानी की झील, और खारे पानी में सबसे बड़ी सांबर झील। ठीक, जयसमंद झील, राजसमंद झील, पिछोला झील, नक्की झील, आपका ये पुष्कर झील, ये सब मीठे पानी में आते हैं। उसके बाद लूणकरसर झील, सांबर झील, ये डीडवाना झील, और इस टाइप के ये आते हैं खारे पानी की झील में। तो अभी ये क्या पूछा है, कौन सी झील क्रेटर झील का उदाहरण है? साथियों, तो क्रेटर झील आपको बता दें, क्रेटर झील होता क्या है, जैसे जो ज्वालामुखी होता है। ज्वालामुखी आप सब लोग जानते हैं, जब पृथ्वी को फोड़ करके किसी ऐसे जगह से अंदर तरंगों का जब हलचल होती है, बहुत कारण है उसका। अभी यहाँ पर मैं पूरा कारण नहीं बताऊंगा कि ज्वालामुखी कारण क्या। ये जाने कि आपके पृथ्वी में से जब विस्फोट, भयंकर विस्फोट होता है और अंदर से लावा मैग्मा के रूप में निकलता है, बिल्कुल जाके अगल बगल कई 100 किलोमीटर को राख कर देता है, जलाकर खाक कर देता है, वो ज्वालामुखी होता है। जैसे ये आपका है, देखिए ये अब यहाँ से निकला, अब यहाँ ये मुंह बन जाता है, यहाँ से धुआं निकलता रहता है, इधर से आग और धुआं निकलता रहता है ज्वालामुखी में। ठीक है, सैकड़ों साल, हजारों साल, करोड़ों साल तक। ठीक, तो 3 प्रकार की ज्वालामुखी होती है। एक तो होता है सक्रिय, जो हमेशा वहाँ से चिंगारी और धुआं तक वो आग निकलता रहता है, मैग्मा निकलता रहता है और जमता रहता है। ठीक है, वो कोई पहाड़ बन जाता है, कोई झील बन जाता है। झील कैसे बनता है बता रहा हूँ अभी। एक होता है निष्क्रिय, जो मर चुका है हजारों साल से, जिसमें विस्फोट नहीं हुआ है। और एक होता है सुसुप्त, माने सोया हुआ है, कभी भी उठ सकता है, कभी भी फट सकता है। ठीक, तो यहाँ पर जैसे ये जिसको मुंह को बोलते हैं क्रेटर बोलते हैं, क्रेटर, ज्वालामुखी के मुंह को क्रेटर बोलते हैं। तो क्रेटर 1-2 किलोमीटर का तो होता नहीं, बहुत बड़े बड़े क्रेटर होते हैं, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। अब चूंकि ज्वालामुखी धरती फाड़ कर निकला हुआ तो इतना छोटा तो होगा नहीं, तो ये बहुत गड्ढा हो जाता है। ठीक, और ये बगल में तो पहाड़ तो हो जाता है, ये लावा गिरते 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 बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है ये। लेकिन ये गोला ये बड़ा सा रहता है, इसी में सैकड़ों साल तक बारिश होती है। हजारों साल की घटनाओं के बाद वो भर जाता है और वो पूरी झील हो जाती है। साथियों, झील हमारे देश में सबसे बड़ा उदाहरण है लोनार झील। लोनार झील ये है महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में। अगर आपको ये कलर दिखाई न दे तो बस मेरी आवाज़ सुनते रहिएगा। बुल्ढाना जिला, महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में लोनार झील एक क्रेटर झील का उदाहरण है। क्रेटर साथियों, ज्वालामुखी के उद्गार से बने हुए जो कीप जैसी संरचना है, जो गड्ढा हो गया, उसमें पानी भर गया, बरसात के पानी, माने 2-4 साल के बरसात के पानी नहीं, सैकड़ों साल के बरसात का पानी भर गया, बहुत बड़ा झील हो गया। तो
तो निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील क्रेटर झील का उदाहरण है? तो नैनीताल तो क्रेटर झील नहीं है, प्राकृतिक झील है। अष्टमुड़ी ये भी प्राकृतिक झील है। लोनार झील ये क्रेटर झील है, क्रेटर, ठीक है तो प्राकृतिक है भी, लेकिन ये किसी ज्वालामुखी से सब नहीं बने हुए हैं, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन। अब आता है दूसरा क्वेश्चन, ठीक। ये भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से, एक चीज ध्यान दीजिएगा साथियों, आपको संविधान इतना लाजवाब ढंग से पढ़ाऊंगा, एक भी क्वेश्चन भागेगा नहीं, गारंटी के साथ, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है, थोड़ा सा अगर आपने दिमाग लगा लिया तो ज्यादा न तो रटना है इतिहास की तरह, न तो भूगोल की तरह बहुत ज्यादा घुसना है, हल्का हल्का और खूब सवाल। 3 साल का आप रिकॉर्ड देखें तो पॉलिटी से ज्यादा सवाल करता है। हमको सबसे पहले 40% को पार करना है, ठीक है। तो इसके लिए पॉलिटी भी बढ़िया से कम 10 क्वेश्चन आपका बिंदास आता है, हर बार आया हुआ है। तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेदों में से कौन सा उस मूल अधिकार से संबंधित है जो उन्हें भी उपलब्ध है जो कि भारतीय नहीं है? माने मूल अधिकार समझ जाइए साथियों, मूल अधिकार माने हम पैदा हुए कि हमको वो अधिकार मिल गया। भारतीय होने के नाते जो ही हम पैदा हुए अपनी माँ के गर्भ से बाहर है, हमको एक अधिकार मिल गया। क्या अधिकार? जीने का अधिकार, बोलने का अधिकार, रहने का अधिकार। हाँ, हमको आज़ादी से कोई नौकरी करने बहुत से अधिकार मिल जाते हैं। तो उस अधिकार में कितने अधिकार हैं? छह मूल अधिकार होते हैं, ठीक है। संविधान ने तो हमको 7 दिया था, लेकिन इस समय वर्तमान में हमारे पास 6 मूल अधिकार हैं, ठीक, जिसमें संपत्ति का अधिकार खत्म कर दिया गया, ठीक है। इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी केवल यहां देखना है। तो कौन सा ऐसा मूल अधिकार है? अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का जिक्र है। अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 में, ध्यान दीजिएगा, संविधान में भाग जो 22 हैं, तो भाग 3 में 12 से लेकर 35 अनुच्छेद बने छोटे छोटे खंडों में जो बांट दिया गया है। 395 मूल अनुच्छेद है, जितने अब तो बहुत बढ़ गए हैं, उसमें जुड़ता जा रहा है, लेकिन जो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, तो ये 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद में मूल अधिकारों के बारे में चर्चा है। हमको जो मिला है 6 अधिकार, कर्तव्य हमारे मूल कर्तव्य 11 हैं, लेकिन मिला है जो अधिकार वो हमारे 6 हैं। तो 12 से 35 तक, उसी में कुछ ऐसे अधिकार हैं जो विदेशियों को भी मिला हुआ है, ध्यान दीजिएगा, विदेशियों को भी। अनुच्छेद 15 बोलता है किसी भी धर्म, मूल वंश, जात, लिंग के आधार पर किसी से विभेद नहीं किया जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा। पहला जो मूल अधिकार है वो समानता का अधिकार। अब यहां पर बताऊंगा तो बहुत लंबा, 10 क्वेश्चन में बहुत, लेकिन एक चीज और है, ये कहने के लिए 10 क्वेश्चन है, लेकिन ये सैकड़ों क्वेश्चन को कवर करेगा साथियों। मूल अधिकार कितने? 6 अधिकार। पहले कितने थे? 7 अधिकार। 1978 में, ध्यान दीजिएगा, 1978 में संपत्ति का अधिकार, 7वां अधिकार खत्म कर दिया गया, ठीक, 7वां अधिकार खत्म कर दिया गया। इस समय मूल अधिकार में 6 अधिकार हैं, जिसमें से पहला समानता का अधिकार, माने सब लोग समान हैं, और ये कब से कब तक? अनुच्छेद 14 से 18 तक है, ठीक, 14 से 18 है। समानता का अधिकार या समता का अधिकार, इसमें अंदर घुस के जब पढ़ेंगे तो आता है कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, ये अलग अलग चीज है, इसको बताऊंगा मैं। अभी जाने के समता का अधिकार में अनुच्छेद 14 जो है यह विदेशियों को भी प्राप्त है। कई विदेशियों को कई अधिकार प्राप्त है ना, कई ऐसे मूल अधिकार हैं जो विदेशियों को भी मिला हुआ है। जैसे अनुच्छेद 20 है, अनुच्छेद 21 है। अब पता चला कि जीवन जीने का अधिकार, अरे जीवन जीने का अधिकार अगर भारतीय का है तो अंग्रेजों का भी आप गला दबाकर मार नहीं सकते हैं, ठीक है। तो जिनका बैकग्राउंड अच्छा है उनको तो समझ में आएगा ये क्या होता है 20-21, लेकिन जो बिल्कुल जीरो लेवल से हैं उनको समझिए कि अनुच्छेद 14 जो समानता का अधिकार है यह विदेशियों को भी मिला हुआ है। इतने में से सिर्फ एक को, क्योंकि 15 बोलता है धर्म, मूल वंश, जात, लिंग के आधार पर किसी से विभेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 बोलता है कि लोक नियोजन में समता, माने सरकारी नौकरी में सबको समान अवसर दिया जाएगा। और अनुच्छेद 30 तो 29-30 दूसरी चीज आ गई, ठीक है, 29-30 दूसरी चीज आ गई। ये जब हम पढ़ेंगे डिटेल में कि 5वां जो ये अधिकार है, और 6वां अधिकार हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक। ये 5वां अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 इसको देखेंगे हम लोग जो लिपि का और संरक्षण का अधिकार होता है। तो यहां पर हमारा क्या है कि ऐसा कौन सा मूल अधिकार है जो विदेशियों को भी प्राप्त है? अनुच्छेद 14, ठीक है, अनुच्छेद 14। अब आता है तीसरा, ये तीसरा, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था? ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। चलिए
अब ये भी जान लीजिए साथियों, उद्देश्य प्रस्ताव, देखिए संविधान सभा दो चीजों को आप याद रखेगा। 1946 में अंग्रेजों के द्वारा एक मिशन आया था, उसका नाम था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट माने कहते हैं कि कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट माने मंत्रिमंडल, तो कैबिनेट मिशन माने इंग्लैंड से कुछ मंत्रियों का एक दल आया था भारत में। उस समय संविधान बनने की प्रक्रिया ये शुरुआत हो रही थी कि कैसे हम लोग जब जाएंगे आज़ादी लेकर तो भारत वाले रहेंगे कैसे बिना संविधान के। ठीक है, सबका योगदान है उसमें, भीमराव अम्बेडकर का, BN राव का और जितने लोग हैं, पणिक्कर साहब का, मुंशी का, बहुत लोगों ने योगदान दिया। लेकिन सबसे पहला काम किया, किसने पहल किया? अंग्रेजों ने कैबिनेट मिशन के तहत, इसके तहत कहा गया कि एक आप संविधान सभा बनाइए, पहले संविधान सभा बनाइए, क्योंकि आम जनता तो संविधान बनाएगी नहीं। अब भीमराव अम्बेडकर के पास जितना विधि का नॉलेज है, जितना कानून का ज्ञान है, उतना सबके पास, आम जनता के पास नहीं है। जितना नॉलेज नेहरू जी के पास है उतना आम जनता के पास नहीं है। सब लोग मिलकर के बनाएंगे संविधान, ठीक। अब उसका खाका तैयार करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, जिसके हेड बनाया गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। 6 लोग और थे उसमें, वो सब बाद में हम पढ़ेंगे। बस इतना जानिए कि अंग्रेजों के द्वारा एक मिशन आया, कैबिनेट मिशन, ठीक। उसने कहा कि आप एक संविधान सभा बनाइए जिसमें से लगभग 389 लोग लीजिए, ठीक है, जनसंख्या के आधार पर 389 वो लोग जो कानून में ट्रेंड हो, जो बिल्कुल लीगल जानकार हो, जिनके बहुत ज्यादा नॉलेज हो, जिन्होंने देश दुनिया के संविधान का अध्ययन किया हो। तो उसी के आधार पर चुनाव हुआ और 389 लोग चुने गए संविधान सभा। यही संविधान सभा हमारी संविधान बनाएगी। संविधान सभा, ध्यान दीजिएगा, यही संविधान सभा हमारी संविधान बनाएगी, ठीक। उसके बाद 3 डेट हुआ, ध्यान दीजिएगा, 9 दिसंबर 1946 को, चुनाव के बाद साथियों, चुनाव के बाद की बात है। 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, ये 3 याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई, इसकी बैठक, किसकी? संविधान सभा की, कि चलो भाई बैठो। इसमें पहला हेड बनाया गया सच्चिदानंद सिन्हा को। एक तो कोई लीडर तो चाहिए, लीडर चाहिए माने वहां पर बैठने के लिए कि जो ऑर्डर कर सके, तो एक लीडर बनाया गया। उस समय बड़े बुजुर्ग थे सच्चिदानंद सिन्हा, उनको बना दिया गया 2 दिन के लिए मात्र। ध्यान दीजिएगा, 9 दिसंबर 2 दिन के लिए। 11 दिसंबर को ये अस्थायी थे, ध्यान दीजिएगा, टेम्पररी थे। टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया सच्चिदानंद सिन्हा को। भारतीय संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष या अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 2 दिन के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया कि अब जब तक संविधान बनेगा तब तक आप बैठ के वहां ऑर्डर करते रहिए, ठीक। जहां गड़बड़ी हो शांत करिए, जहां समोसा चाय पानी की जरूरत हो चाय पानी कराइए, ठीक है, जहां रोकने की जरूरत हो रुक रहे। और वैसे भी संविधान सभा में घंटे तो घंटे बहस होता था, उसके बाद चाय पानी समोसा हाँ खूब चलता था। तो 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया आपका अस्थायी अध्यक्ष। और जस्ट 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने, ध्यान दीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव साथियों, इसका 3 नाम आएगा, या तो उद्देश्य प्रस्ताव, या उद्देशिका, या प्रस्तावना, ठीक। किसी भी चीज का, कोई भी किताब या कोई भी चीज लिखी जाती है तो उसका सबसे पहला पेज होता है प्रस्तावना। उद्देश्य क्या है, इसका मतलब क्या है, प्रेफेस क्या है ये। तो उद्देश्य प्रस्ताव माने उद्देशिका। अब इसको आप लोग नोट करते जाइएगा, क्योंकि अगर उद्देशिका आ गया तो फंस जाएंगे। या प्रस्तावना, प्रीफेस, ठीक है। इसको पेश किया किसने? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। और जस्ट पूरी जो कार्यकारिणी समिति थी कांग्रेस की, वह 22 जनवरी 1947 को उसको मान्यता दे दिया, ठीक है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 22 जनवरी पेश तो किया गया 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन जस्ट 13 हो गया, उधर 18, 31, 18, 22, 40 दिन बाद इसको मान्यता मिल गया, ठीक है, मान्यता मिल गया। केवल पेश किया था नेहरू जी ने, इसको मान्यता मिल गया। तो यहां पर क्या है, किसने पेश किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। अब आता है संविधान सभा की प्रथम बैठक। अभी मैंने बताया 9 दिसंबर 1946 को, ध्यान दीजिएगा, 9 दिसंबर 1946 को हुआ प्रथम। 11 को द्वितीय हुआ, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मुख्य अध्यक्ष बनाया गया, स्थायी अध्यक्ष। और जस्ट 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, ठीक है। यहां पर आगे चलते हैं। मैरियाना गर्त निम्न से किस महासागर में स्थित है? मैरियाना ट्रेंच साथियों, थोड़ा सा आपको अगर
देखिए मैप में देखिए आपको समझ में आ जाएगा। मैरियाना ट्रेंच, ठीक है। एशिया में आप लोग चूंकि एशिया के ही हैं, मैं एशिया वालों को ही समझ के पढ़ा रहा हूँ, न तो मैं यूरोप को पढ़ा रहा हूँ, न तो अमेरिका को पढ़ा रहा हूँ। मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं अपने भारत से बाहर चला जाऊँ, लेकिन फिर भी भारत हमारे एशिया का महान अंग है, इसलिए मैं एशिया, देखिए ये एशिया का सबसे बड़ा देश रसिया, रसिया के बाद चाइना। देखिए ये पीला वाला चाइना, वैसे भी पीलिया रोग से ग्रसित आदमी, लेकिन सबको ग्रास बना लिया है अपने, हाँ। और रसिया, ये हमारा भारत, ये हमारा सबसे प्यारा भारत, ठीक है। भारत के बाद हमारे 10 देश इधर आते हैं साथियों। आप जीके में पढ़ोगे आसियान देश, ठीक है, आसियान। मैंने कहा कि आपको ये 10 क्वेश्चन का सीरीज है, लेकिन बहुत क्वेश्चन को कवर करेगा आसियान में 10 देश आते हैं। देखिए अब अभी मैप में अगर बता दूं तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन फिर भी यहां पर बताए, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, ठीक है, सिंगापुर, आपका ये कंबोडिया, ठीक है, आपका वियतनाम, आपका लाओस, आपका मलेशिया, आपका इंडोनेशिया, ठीक है, आपका ब्रुनेई और आपका फिलीपींस, ठीक है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए, 11 हो गए। चलिए आसियान, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और, हैं, क्या बात है, इंडिया हो गया, आपका म्यांमार हो गया, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, ये सिंगापुर, इंडोनेशिया और फिलीपींस। 10 ही तो हो रहा है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 8 9 10। फिर मैंने एक गलत कहाँ लिख दिया, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, हाँ सिंगापुर, कंबोडिया हो गया, वियतनाम इधर हो गया, वियतनाम हो गया, लाओस हो गया, ठीक है, लाओस हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये ब्रुनेई और फिलीपींस, 5 6 7 8 9 10 11, हाँ उनको। चलिए अच्छा, आसियान में 10 देश है साथियों। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आप करेक्ट करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 मलेशिया, 9 10 11। मेरे ख्याल से म्यांमार नहीं है, ठीक है, म्यांमार नहीं है, लेकिन म्यांमार नहीं है ऐसा हो नहीं सकता। फिलीपींस, इंडोनेशिया। चलिए अच्छा, आप थोड़ा सा अगर मैं कहीं गलत हूं तो आप लोग सुधार करिएगा, ठीक है। बस इतना जानेगा कि ये जो दक्षिण पूर्वी देश है, 10 देश, इसमें मेरे ख्याल से एक देश म्यांमार नहीं है, मुझे हल्का सा डाउट हो रहा है पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। चलिए तो 10 देशों में ये देखिए फिलीपींस, ये है फिलीपींस, यहां पर देखिए चारों तरफ, ये इसके बीच में देखिए ये वियतनाम, ये मलेशिया, ये फिलीपींस, इसके बीच में इसको बोलते हैं साउथ चाइना सी, मैंने दक्षिण चीन सागर। यहां पर चाइना का जबरदस्ती कुल कब्जा कर लिया, इधर लगभग कब्जा कर लिया है। और यहाँ पर तो वो जहाज से बालू गिरा के, सोचिए कितने हजार जहाज़ों से बालू, कितना करोड़ टन गिरा के काफ़ी अपना द्वीप बना रहा है, बहुत कुछ कर रहा है। तो यही फिलीपींस से, यहीं पर है मैरियाना ट्रेंच, ठीक है, मैरियाना ट्रेंच माने खाई होता है, ठीक। तो सागर, महासागर जो होता है, दुनिया का सबसे जो गहरा, हमको मालूम है प्रशांत महासागर है, लेकिन उस प्रशांत महासागर का सबसे गहरा भाग 11 किलोमीटर लगभग है मैरियाना ट्रेंच। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कोई तालाब है, तो तालाब की गहराई जितनी, लेकिन कुछ जगह कुछ ज़्यादा ही गड्ढा होता है, तो पता चला कि भाई वहाँ सबसे ज़्यादा गड्ढा उस वाले कॉर्नर पर। तो ये कॉर्नर प्रशांत महासागर का, जो फिलीपींस में मैरियाना ट्रेंच है, वो सबसे गहरा जगह है, लगभग 11 किलोमीटर है। फिलीपींस में एक चीज़ और साथियों, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ठीक, माने विश्व का चावल का सबसे बड़ा अनुसंधान जो रिसर्च होता है, तो यहाँ पर होता है फिलीपींस में, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। छोटी छोटी चीज़ों को देखते रहिएगा साथियों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
हाँ, ये आगे हम लोग मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो हम लोग जानते हैं प्रशांत महासागर, लेकिन है कहाँ ये? प्रशांत महासागर में आपका फिलीपींस में है। ये केवल एक सवाल पूछा था मैंने, यहाँ कई बता दिया। ठीक, प्रशांत महासागर में तो है लेकिन फिलीपींस में है। ठीक है, अब आते हैं महात्मा गांधी ने किस सम्मेलन में भाग लिया था? साथियों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, तीसरा, चौथा। चौथा तो पहली बात हुआ ही नहीं था। ठीक, चौथा सम्मेलन नहीं हुआ था गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज माने एक ऐसा गोलमेज रहेगा, खूब बड़ा सा गोलमेज, लंदन में होता था ये, लंदन में। ठीक, और उसके बाद यहाँ एक आदमी, यहाँ एक आदमी, यहाँ एक आदमी, यहाँ, माने किसी को छोटा बड़ा न समझा जाए, क्योंकि अगर लंबा में होता है तो यहाँ वाले को थोड़ा सा मुखिया समझा जाता है। तो गोलमेज सम्मेलन क्यों हुआ? क्योंकि उसके पहले, अब देखिए गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ था, 1930, 1931 और 1932। साथियों, 2018 के क्वेश्चन में सब आया हुआ है, 2018 से ही मैं निकाला हूं, लेकिन उसी के बहाने आपको कई और चीजें बता रहा हूं कि और भी पेपर आपका आसान हो जाए, जो हम लोग हल करेंगे फ्यूचर में। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930 में। क्यों हुआ था ऐसा? क्योंकि 1929 में, एक छोटी सी घटना बता दूं साथियों, 1929 जस्ट 31 दिसंबर, ध्यान दीजिएगा, 31 दिसंबर माने आधी रात के दिन, नए साल के आखिरी दिन, 31 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, अगर हमारी मांगों को, आज़ादी की मांगों को, जो भी हम मांग रहे हैं, माने चाहे डोमिनियन स्टेट है, चाहे जो भी हम जो मांग रहे हैं, अगर 31 दिसंबर रात में 12 बजे तक, और कहाँ? लाहौर, लाहौर माने पंजाब, वो पंजाब पाकिस्तान वाला, रावी नदी के तट पर, ध्यान दीजिएगा, रावी नदी, अगर रावी नदी के तट पर वहीं थे हजारों लोगों को साथ में लेकर के, और बोले कि अगर 12 बजे रात तक अगर हमारी मांगे नहीं मानेंगी तो हम तिरंगा झंडा लहराएंगे, तिरंगा माने हम अपना भारत का झंडा लहराएंगे और आज़ादी दिवस मनाएंगे, जबरदस्ती का मनाएंगे, क्योंकि उसके बाद कुछ रह नहीं जाएगा, हमें सिर्फ आज़ादी चाहिए। अभी तो हम अधिराज्य मांग रहे हैं, डोमिनियन स्टेट मांग रहे हैं, राजा आप रहो लेकिन शासन हम करेंगे, अभी तो हम आपको बहुत सुविधा दे रहे हैं, लेकिन अगर इसके बाद नहीं माने तो हम लोग आंदोलन करेंगे। तो 1929 को ध्यान दीजिएगा, गांधी जी ने भी समझा के अपने आप को थकाया। नेहरू जी कहें ठीक है, आप लोग समझिए, आप जितना मांगे मांगिए, लेकिन 31 दिसंबर 1929 तक हो जाना चाहिए। लेकिन अंग्रेजों के कानों पर जूं नहीं देगा, कुछ भी नहीं माने। उसी दिन रात में 12 बजे रावी नदी के तट पर, लाहौर में रावी नदी के तट पर झंडा फहराया, और जस्ट 26 दिन बाद, जस्ट वहां पर तो इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगे, भारत माता की जय के नारे लगे, जबकि इनकलाब शब्द गढ़ा गया था किसका? हाँ, गढ़ा कोई और था, लेकिन उसको यूज में कौन लाया? भगत सिंह हमारे। लेकिन यहां पर माने कुछ सब कुछ हुआ, भारत की आज़ादी के सब नारे लगे, और जस्ट 26 जनवरी, ध्यान दीजिएगा, 26 जनवरी 1930 को, 50 नहीं, 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पहली बार आज़ादी का दिवस मनाया गया। इसीलिए 26 जनवरी को पवित्र माना जाता है। हमारा संविधान 24 जनवरी को ही साइन वाइन होकर क्लियर हो गया, लेकिन 26 जनवरी को लागू किया गया क्योंकि पवित्र दिन माना जाता है। तो 26 जनवरी 1930 को सबसे पहली बार आज़ादी दिवस भारत का मनाया गया। तो इन सब झमेलों से बचने के लिए और गांधी जी को अपने साथ थोड़ा सा मिलाने के लिए लोगों ने गोलमेज सम्मेलन का बुलाया। और सुनो, इसी 30 में जस्ट कुछ दिन पहले गांधी ने दांडी मार्च किया था। दांडी मार्च समझ रहे हो आप लोग? साबरमती आश्रम से गुजरात में, ये जो है ये गुजरात, तो यहां साबरमती आश्रम से समुद्र के किनारे दांडी तक, चूंकि नमक पर कर बढ़ा दिया था, टैक्स बढ़ा दिया था अंग्रेजों ने, तो उन्होंने कहा कि हमारे देश में नमक होता है, हमारे बगल में समंदर है, नमक आप कैसे टैक्स बढ़ाओगे? तो उन्होंने कहा कि चलो, तो 78 लोगों को लेकर के, माने अपने को लेकर के 78 लोगों को लेकर के लगभग 550 किलोमीटर दूर चलते रहे। और कितने? 12 मार्च से चले थे 1930 से, और 6 अप्रैल, ध्यान दीजिएगा साथियों, 6 अप्रैल 1930 को पहुंचे। माने लगभग 24 दिन लगाए थे। सब सवाल बनता है, कब चले थे? 12 मार्च को। कब खत्म हुआ? 6 अप्रैल को। कितने दिन तक दांडी मार्च हुआ था? 24 दिन का दांडी मार्च हुआ था। कितने लोगों को साथ लेकर चले थे? 78। माने उनको लेकर के आई थिंक 79 थे या 78, है ना, 78 समझिए, 78, ठीक। तो दांडी मार्च, ये सब झमेला हो रहा था। गांधी जी ने वहां जाकर नमक बनाया
और उसको देखी देखा पूरे देश में नमक बनाने का एक आंदोलन चला, बहुत बहुत बड़ा आंदोलन चला, ठीक है। ये 1930 की घटना है। इसी सब झमेलों से बचने के लिए अंग्रेजों ने गोलमेज सम्मेलन बुलाया 1930 में, लेकिन गांधी जी नहीं गए। गांधी जी ने कहा ना 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 ना, पहले हमारी बातों को मानो। नहीं गए जब, तो 1930-31 में गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी इरविन, ये सब मैं सीरियल से पढ़ाऊंगा, लेकिन यहां पर आपके प्रश्न हल कराते कराते, ठीक है। तो गांधी इरविन, इरविन माने वायसराय, उस समय जैसे आज हमारा राष्ट्रपति है वैसे उस समय वायसराय था। तो गांधी में और इरविन में समझौता हुआ 1931 में। कई बातें हुई जो आज भी गांधी जी के ऊपर एक लांछन लगाया जाता कि भगत सिंह को चाहते तो बचा सकते थे। इरविन से सब लोगों ने कहा कि रिक्वेस्ट करिए कि भगत सिंह को छोड़ दिया जाए, लेकिन गांधी जी ने एक बार कहा था कि मैं हिंसा का समर्थन तो नहीं करता, लेकिन भले ही भगत सिंह ने हिंसा किया है लेकिन उनको छोड़ दिया जाए तो ज़्यादा बेटर है, बट इरविन नहीं माना। फिलहाल तो गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसकी बड़ी आलोचना हुई, बड़ी आलोचना है, क्योंकि गांधी भी कई शर्तों को मान गया, इरविन तो कई शर्तों को मान गया। तो कुल मिला जुला के यहाँ पर काफ़ी कुछ समझौता हो गया और लोगों ने मना लिया कि दूसरे वाले में आप आओ भाई, दूसरे वाले सम्मेलन में आप आओ। तो दूसरे वाले सम्मेलन में 1931 में हुआ था, वो गांधी जी गए, लेकिन वहाँ पर अम्बेडकर जी से इनका हो गया आरक्षण के मामले में लफड़ा झगड़ा और तनक के वहाँ से चल दिए, ठीक। तो दूसरे में गए तो वो भी फेल हो गया, ये भी फेल हो गया, ये भी फेल हो गया। तीसरे वाले में गांधी जी नहीं गए, मात्र एक में गए थे, दूसरे वाले में, ठीक। दूसरा किस सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है, दूसरे सम्मेलन में, ये ध्यान दीजिएगा। अब है ब्यास नदी का प्राचीन नाम विपाशा, साथियों विपाशा, ठीक है, विपाशा, विपाशा वशु मत समझ जाइएगा, विपाशा, ठीक। 6 मुख्य नदियों के नाम हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सिंधु, झेलम, चिनाव, रावी, व्यास और सतलज। साथियों ये 6 मुख्य हमारी नदियां हैं। जो सिंधु नदी का जो भाग है, जो सिंधु नदी के ये 5 नदियां सहायक नदियां हैं, तो इन 6 का पुराना नाम, सिंधु घाटी सभ्यता से चूंकि ये सब रिलेटेड है, तो इन पुराना नाम सिंधु का सिंधु ही था, ठीक है। झेलम का वितस्ता नदी, जिस नदी के किनारे पर सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ था, हाइडेस्पीस का युद्ध, विदस्ता का युद्ध, झेलम नदी का युद्ध, उसी झेलम नदी के किनारे, हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा आपको, झेलम विदस्ता का युद्ध। चिनाव का अस्किनी नाम था, सब नोट करिएगा साथियों, सब अस्किनी नाम था। रावी का परशुणी था, रावी नदी, जिस नदी किनारे अभी मैं चर्चा कर रहा था, रावी नदी के तट पर, परशुणी नदी के तट पर, चूंकि जवाहरलाल नेहरू का काल आधुनिक काल था, इसलिए इसको कहा गया रावी नदी, लेकिन पहले इसका नाम परशुणी था। व्यास का विपाशा, अभी मैंने बताया, व्यास नदी। सतलज का शतोद्री, 6 नदियों के नाम ऐसे हैं, ठीक है, शतोद्री, नोट कर लीजिएगा। तो आपका सवाल क्या होगा, प्राचीन नाम क्या था, विपाशा, ठीक है। अब आता रीगा की खाड़ी किसको अलग करते साथियों। रीगा की खाड़ी अगर देखना है तो चले हम लोग यूरोप में चलिए, ठीक है, यूरोप में चलते हैं, इसी बहाने यूरोप को भी थोड़ा सा जानिए। देखिए यूरोप के सबसे खूबसूरत या सबसे बलवान देश आपको मालूम होगा इंग्लैंड। इधर देखिए, तो इंग्लैंड में 4 चीजें आती हैं। ये देखिए यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम में 3 है, इधर स्कॉटलैंड, ये आपका इंग्लैंड, ठीक, ये आपका वेल्स और ये आपका स्कॉटलैंड, माने 3 इसमें आता है। 3 को मिलाकर के बोलते हैं हम लोग ब्रिटेन, 3 को मिलाकर बोलते हैं ब्रिटेन, ठीक है। थोड़ा सा आइडिया आपको दिखा रहा हूं, माने इंग्लैंड, ध्यान दीजिएगा, इंग्लैंड एकदम अलग है, ये समंदर नीला नीला सब समंदर, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, 3 देश मिलाकर हमको बोलते हैं ब्रिटेन। और अगर ये चौथा मिल गया, ये उत्तरी आयरलैंड, तो ये चारों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, चारों को। तो सबसे मजबूत अब इसमें फ्रांस है, जर्मनी है, आपका स्पेन है, पुर्तगाल है, स्विट्जरलैंड है, ठीक है, आपका बोस्निया हर्जेगोविना, और ये सारे जो मजबूत जो देश हैं वो यूरोप में रहे हैं। और यूरोप का ही ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आपको याद दिला दूं, ये पुर्तगाल देखिए सबसे नीचे, जो पुर्तगाल यहाँ का निकला था, वास्को डी गामा खोजते खोजते हमारे भारत में पहुंच गया। और स्पेन का था कोलंबस, देखिए ये स्पेन, कोलंबस इधर अमेरिका पहुंच गया और ये भारत पहुंच गया इधर, ठीक है, भारत पहुंच गया। फिलहाल देखिए ये फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में एक चैनल है, इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश चैनल, इंग्लैंड ये फ्रांस, इसके बीच में समंदर। तो यहाँ पर जितनी लंबाई लगभग मैराथन की होती है, ठीक है,
42.195 किलोमीटर, लगभग थोड़ा करके अंतर करके उतना ही पानी का विपरीत धारा में तैरना होता है। हमारे सबसे पहले तैरने वाले मिहिर सेन थे और आरती साहब 2 बार इसको पार की थी। ठीक है, तैरने वाले क्या, पार करने वाले। बहुत ही खतरनाक ये यहाँ पर शार्क मछलियाँ रहती हैं और सब कुछ है। फिलहाल फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में इंग्लिश चैनल है। यहीं पर 3 ऐसे उंगली वाले देश हैं साथियों, उंगली नुमा संरचना, जो कि दुनिया में लगभग सबसे बेहतरीन देशों में सारा जितना सूची आता सब में ये नंबर 1 रहते हैं। चाहे जीवन प्रत्याशा में हो, स्वास्थ्य में हो, पैसे में हो, हाँ, भ्रष्टाचार में, हर जगह नंबर 1 पे रहते हैं। माने ये देखिए, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इसको बोलते हैं हम लोग स्कैंडिनेवियन देश में। ठीक है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, ये 5 को हम लोग बोलते हैं स्कैंडिनेवियन देश। स्कैंडिनेवियन देश, ठीक है। अभी मैं इसको ज्योग्राफी में पढ़ाया हूँ, लेकिन इसमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ये ध्यान दीजिएगा। स्वीडन माने नोबेल पुरस्कार, स्वीडन के थे नोबेल। नॉर्वे चलिए देखेंगे। यहीं पर 3 एक ऐसा देश है जिसको हम लोग बोलते हैं बाल्टिक देश। बाल्टिक देश साथियों, इसका नाम है एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, आल। ठीक है, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। तो ये देखिए एस्टोनिया, अब सोचिए आपका 2018 में आया हुआ है, मतलब आपको मैप पढ़ना पड़ेगा। एक एक नंबर से हमारी पूरी जिंदगी छीन ली जाती है। पूरा जो 18 में दिया होगा सोचिए 22 में देने जा रहा है। 4 साल आपका चला गया, कितने लोगों का एज भी खत्म हो गया। तो एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। अब एस्टोनिया और लाटविया के बीच में ये देखिए जो समंदर है, यही है रीगा की खाड़ी। खाड़ी माने तो खाई, जो 3 तरफ से पहाड़ी से घिरा हो, खाड़ी, खाई, ट्रेंच, खाई। ठीक है, खंती जिसको गवई भाषा में बोलते हैं। तो एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, इसको मतलब बोलते हैं बाल्टिक देश। अब आपको पेपर में आ सकता है कि बाल्टिक देशों में कौन कौन है, कौन कौन नहीं है। ठीक, तो एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ऑल से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये बाल्टिक सागर है, ये रीगा की खाड़ी, एस्टोनिया और लाटविया के बीच में रीगा की खाड़ी। ठीक है, और धीरे धीरे हम लोग 8 क्वेश्चन पे आ गए। अब चलते हैं 9वें पर। निम्नलिखित में से कौन सी पौनों को गरस्ता चालीसा भी कहते हैं? हम लोग पछुआ पौनों बोलते हैं। पछुआ पौनों, गरस्ता चालीसा, चीकता साठा, हाँ, 50 60, माने गरस्ता हुआ पछुआ पौन कहा जाता है कि बहुत तेज चलता है। क्यों तेज चलता है? थोड़ा सा कारण केवल बता दे बस, उसको भूगोल में पढ़े। ये जो हमारा है पृथ्वी, और ये हमारा भूमध्य रेखा, ये हमारा कर्क रेखा, हमारा मकर रेखा। ठीक है, तो ज़्यादातर हमारे जो स्थल हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी जनता बसी हुई है, माने व्यक्ति बसे हुए हैं, तो सारा लगभग उत्तर वाले भाग में है। दक्षिण वाले भाग में बहुत कम है, बहुत कम। तो पश्चिम साइड में जो हवाएं चलती है ना, तो यहाँ पर बाधाएं बहुत कम मिलती है, घर द्वार बहुत कम मिलता है, बिल्डिंगें बहुत कम मिलती हैं, टावर बहुत कम मिलता है। इसलिए जब बाधा नहीं है तो यहाँ साए साए करके चलती है। इसको हम लोग बोलते हैं गरस्ता चालीसा, चीकता साठा, हाँ, भौंकता 50, जो भी कहिए आप, सब है। तो पछुआ पौनों को बोलते हैं पछुआ पौन। ठीक है, पछुआ पौन। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, ओजोन दिवस निम्नलिखित में किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, तो 16 सितंबर, हमको मालूम है, थोड़ा सा इसके बारे में बोल दें। 16 सितंबर, ठीक है, आपका यह है 16 सितंबर। इससे संबंधित और भी कई क्वेश्चन का आपको तैयार हो जाए। साथियों, एक समझौता हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, शायद आपने सुना होगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था। कहाँ? कनाडा में। मॉन्ट्रियल कनाडा में, कनाडा में। वहां पर ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी धरती गर्म हो रही है, बर्बाद हो रहा है हमारी धरती, उसको बचाने के लिए बहुत से लोग जुटे थे, कई देशों के लोग जुटे थे। कहाँ? कनाडा में। और उन्होंने ये समझौता किया, 16 सितंबर को जुटे थे। 16 सितंबर को ये फाइनल हुआ कि हम लोग कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा करें। ध्यान दीजिएगा, जो आपका एसी है, फ्रीज जब आप खोलते हैं, और एसी जो स्प्लिट एसी आप जब इसको चलाते हैं, तो वहां पर एक गैस का सेक्रेशन होता है, निकलता है गैस, उसको बोलते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और बहुत सी चीजें हैं, लेकिन हमारे एसी में और फ्रिज में ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। तो ये निकलने के बाद यहाँ तो रुकेगा नहीं, वो कहीं कहीं इतनी हल्की गैस होती है, निकलता ऊपर जाता है। ऊपर क्या होता है, आपको थोड़ा सा बता दें, ये जो हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी, इसके ऊपर
चूंकि गैसों का ये भंडार है, हमको मालूम है गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से सारी गैसें रुकी हुई हैं। 1 मिनट के लिए केवल गुरुत्वाकर्षण शक्ति खत्म हो जाए पृथ्वी का, और सारा गैस या सारी हवाएं, वायुमंडल जो है उड़ जाएगी ऊपर, और सब तुरंत मर जाएंगे, तुरंत मर जाएंगे, उड़ जाएगा। जो ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सब चिपका हुआ है, ये गुरुत्वाकर्षण की वजह से चिपका हुआ है। तो यहाँ के ऊपर लगभग 30 से 35 किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर आप हैं वहाँ से 30 से 35 किलोमीटर ऊपर ओजोन गैस का, इसमें कार्बन के 3 अणु होते हैं, बाद में ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं बहुत ज़्यादा। तो ओजोन गैस ऐसे है, ओजोन गैस, ठीक है, ओजोन गैस का एक लेयर बन चुका है, लेयर हमारी धरती के ऊपर ऐसे 30-35 किलोमीटर ऊपर। तो जो ये जान लीजिए, ये ब्लॉटर है, एक सोखता का कार्य करता है। एक ऐसी चीज़ है, जब सूर्य की रोशनी पड़ती है, सूर्य की किरणें पड़ती है तेजी से, तो ये सोख लेता है काफ़ी, उसका जो खतरनाक जो किरणें हैं उसका जो प्रभाव उसको रोक लेता है। रोकने के बाद तब धीरे धीरे यहाँ से छान के भेजता है। तो हम लोग आराम से 45, 48, 50, 42 यहाँ तक सहन कर लेते हैं। अगर ये ना होता ओजोन परत, और हमारी पृथ्वी के ऊपर ओजोन गैस का लेयर है, ध्यान दीजिएगा, इसमें दोनों ओजोन होता है, एक बैड ओजोन भी होता है, गुड ओजोन भी। तो गुड ओजोन की बात कर रहा हूँ। ये यहाँ पर अगर ये ना होता तो सोचिए, धरती पर सूर्य की किरणें डायरेक्ट आती और बहुत खतरनाक किरण होता, वो बहुत ही डेंजरस होता और बहुत नुकसानदायक होता हमारे शरीर के लिए। हमारे जितने पेड़ पौधे सब बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन ये करता है। बट हम लोग जो अभी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का जो सेक्रेशन कर रहे हैं, जो निकाल रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, ये पृथ्वी से जा रही है और ऐसे 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 जाने के बाद इसका इससे थोड़ा कनेक्शन जमता नहीं है। कुछ ऐसी रासायनिक क्रियाएं होती है जिससे ये तोड़ देता है, ठीक है। तो यहाँ पर छेद होने लगा है, ठीक है, अब यहाँ पर छेद होने लगा है ऐसे करके, ठीक। अंटार्कटिका के ऊपर, तो अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर बहुत बड़ा बड़ा छेद हो चुका है। अमेरिका जितना बड़ा है ना, उससे 2-2, 3-3 गुना बड़ा। अब जब छेद होगा, जब यहाँ छेद होगा, यहाँ छेद होगा, है ना, इसी गैस और भी बहुत से गैसेज हैं जिसके वजह से सूर्य की किरणें बहुत तेज आएंगी, और तेज आएंगी तो हमको तो धूप लगेगा ही, प्लस ग्लेशियर जो होते हैं, पहाड़ों पर जो बर्फ़ है वो पिघलेंगे तो ज़्यादा बाढ़ आएगी। ज़्यादा बाढ़ कहीं होगा तो ज़्यादा सूखा आएगा, पूरा ध्वस्त हो जाएगा, असंतुलित जीवन हो जाएगा। इसलिए ओजोन को बचाने के लिए, ओजोन गैस की जो लेयर है उसकी सुरक्षा करने के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल में 16 सितंबर को एक बैठक हुई थी जहाँ पर पारित हुआ था ये। उसी लिए 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर, ठीक। मेरे ख्याल से ये 10 क्वेश्चन है, ठीक है जी हाँ। और आपको समझ में आया होगा साथियों। जो ना समझ में आए, शायद में थोड़ा सा तेज मैंने पढ़ाया, लेकिन आपको कवर भी करना है, फटाफट करना है। इसी माध्यम से मैं जैसे 50 क्वेश्चन अगर लिया तो आपका मान के चलिए कि लगभग 500 क्वेश्चन तैयार हो रहा है, ठीक है। तो धैर्य रखिए, आप मेरे परिवार के सदस्य हैं। जितना आपकी जिम्मेदारी है पढ़ने की, उतना मेरी जिम्मेदारी है आपको पढ़ाने की और प्लस निकालने की। आपका सारा मेरा सम्मान आप ही से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ये मत घबराइए कि एडमिशन हो गया तो सर जी का काम खत्म हो गया। कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ से क्या किया जाए कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो जाए, ठीक है। हिस्ट्री में कुछ पोर्शन थोड़ा लंबा हो गया, जरूर थोड़ा स्टार्ट करूँगा, छोटी छोटी वीडियो बनाऊँगा, लेकिन कहीं कहीं जब आएगा ना वो सवाल, तब आपको समझ में आएगा कि कुछ बड़ा नहीं होता है। और PDF की डिमांड करने वाले थोड़ा शांत रहिए भाई। PDF तो हर जगह किताब कॉपी में हर जगह पड़ा हुआ है। जब PDF से याद हो जाता तो क्या मतलब है, इतना कुल पढ़ाने की क्या जरूरत है, ठीक। आपको 16 सितंबर कभी नहीं भूलेगा, आपको उद्देश्य प्रस्ताव कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। ये चीज़ें कहानी किस्सा के माध्यम से याद हो जाती हैं। चलिए, कैसा लगा बताइएगा, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो कोई क्वेश्चन नीचे डाल दिया करिए, ठीक। नमस्कार।